आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? तो देखिए ऐसा है, कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा रहा था और आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। हमारे पास कुल 25 मिनट है। अब 25 मिनट में इसको ख़त्म करना ही है, क्योंकि अगर अभी नहीं ख़त्म करेंगे तो कल फिर अच्छे से बैठिए आराम से ध्यान से। अगर इसको अभी नहीं ख़त्म करेंगे तो कल ये लिंगर ऑन होगा और ऑलरेडी चीज़ें देर हो रही हैं, ठीक है ना। कल से आप लोग चाहे एग्ज़ाम आइडिया और चाहे आप लोग ओसवाल कहीं से भी क्वेश्चन लेकर आइएगा। मेरी राय ये है कि एग्ज़ाम आइडिया से लेकर आइए, क्योंकि ओसवाल से उस बैच में चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग एग्ज़ाम आइडिया से लेकर आइए और कल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करके आएंगे। और कल से हम इसके कम से कम 50 सवाल जब तक नहीं हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 50 सवाल 2 से 3 पीरियड में हो जाएंगे, ठीक है ना। पीरियड यहाँ शॉर्ट है तो 2 से 3 पीरियड में 50 सवाल हो जाएंगे। ऑडिबल हो रहा है? ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप लोग? तो अब आप देखिए 2 से 3 पीरियड में हो जाएंगे। 50 क्वेश्चंस का ये थिक बैंक होगा, ठीक है ना। और आप लोग को मैंने क्या बताया था कि चूंकि कुछ लोग का एग्ज़ाम इसी 15 नवंबर से होगा, इसलिए आप लोग तुरंत स्टार्ट कर दीजिए मेरे वीडियो से क्या पढ़ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लोड कर चुका हूँ। यहाँ पे मैग्नेटिज्म भी मैं वहाँ शुरू कर दिया हूँ, मैग्नेटिज्म भी वहाँ शुरू कर दिया हूँ। एक पूरा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन उसको मैं लोड नहीं कर पाया। उस दिन मैं लोड नहीं कर पाया, क्वेश्चन लगाने लगा, मूड ही नहीं बना, ठीक है ना। तो अब मैग्नेटिज्म भी मैं लोड करूँगा कल से, तो आप उससे पढ़ना उसको शुरू कर दीजिए। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा तो पहले से आपको जानते रहेंगे, तुरंत ही तैयार हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है? स्ट्रेटेजी क्लियर है? यस सर। पहली बात तो ये कि आज हम कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक फाइनल कर देंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि बहुत देर हो रहा है। और दूसरी बात, कल से आप एग्ज़ाम आइडिया से क्वेश्चन लेके एकदम रेडी रहेंगे और न्यू पैटर्न पे हम लोग 3-4 दिन सवाल लगाएंगे। अरे 3-4 दिन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा लगाना कम से कम 5-6 दिन लगाएंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर्स के कम से कम हमारे पास 100 सवालों का वीडियो भी हो जाएगा और 100 सवाल आप क्लास में भी कर लेंगे। बात समझ में आई? और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं वहाँ लोड कर ही चुका हूँ, ठीक है ना। एक बार सबका 50-50 लोड कर देंगे, फिर हम बढ़ाते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब आप गौर से देखिए, मैं आपको 2-4 बातें बची थी। वो बात, एक बात तो ये बची थी कि एक बात तो ये बची थी, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल। ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। खूब मजे से देखिए, जब 2 कैपेसिटर्स या 2 कंडक्टर, मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं या 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है ना। अगर एक का कैपेसिटेंस C1 है और एक का कैपेसिटेंस C2 है, ठीक है ना। एक का इनिशियल चार्ज Q1 है और दूसरे का इनिशियल चार्ज Q2 है, ठीक है ना। अगर इन 2 कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स को हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो दोनों में से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है ना। जिस कंडक्टर या कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उससे उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा जिसमें पोटेंशियल कम होगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब आप देख लीजिए, मान लीजिए इनिशियल इसका इस वाले कंडक्टर का C1 है कैपेसिटेंस, इस पे चार्ज Q1 है और इस पे पोटेंशियल V1 है, ठीक है ना। इस पे मान लीजिए C2 है, Q2 है, मान लीजिए इसका V2 है, ठीक है ना। तो हमने ये मान लिया इस केस में कि पोटेंशियल V1 जो है V2 से बड़ा है। हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है बेटा। तो अगर V1 V2 से बड़ा है तो चार्ज कहाँ फ्लो करेगा, इससे किसमें फ्लो करेगा, इससे इसमें। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, इससे इसमें फ्लो करेगा। बस इतनी बातें हमको बताओ जिससे हमको ये लगे कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है, सब्जेक्ट पे तुम्हारा दिमाग है, पिच पे तुम्हारा फोकस है, तभी तो आएगा। तो इससे इसमें चार्ज फ्लो करेगा। तो हम ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस एंड कॉमन पोटेंशियल में ये बताएंगे कि और कब तक चार्ज जाएगा, कब तक इससे इसमें चार्ज जाएगा, जब तक बराबर दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बहुत अच्छा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तब तक चार्ज जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, यही कॉमन पोटेंशियल निकालना, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज जाएगा, ठीक है ना। जब पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो चार्ज जाना बंद हो जाएगा। तो यही कॉमन पोटेंशियल जो होगा V कॉमन,
वो क्या हो जाएगा, दोनों केस में चार्ज तो कंजर्व रहेगा, चार्ज तो लॉस करेगा नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल चार्ज जो दोनों पर था Q1 प्लस Q2, ठीक है ना, अपॉन दोनों का कैपेसिटेंस। तो दोनों चूंकि पैरेलल में लगे हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, बहुत से बेटा इतना ही बता दो यार, बहुत अच्छा लग रहा, पहले शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी, अब पकड़ रहे हो। मैं भी टेस्ट लूंगा, जैसे इसको खत्म करके मैं 100 क्वेश्चंस लोड कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारा पहले मैं पुराना टेस्ट लूंगा, और आप लोग चुपचाप करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ छोटी क्लासेज हैं, पूरी बात ये पढ़ना शुरू कर दिए, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया से तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में है। Q1 की वैल्यू क्या होती है, C1 V1, Q2 की वैल्यू क्या होती है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गई? कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ऐसे केस में क्या होता है बेटा, एनर्जी का लॉस होता है। जो इसकी इनिशियल एनर्जी थी वो फाइनल एनर्जी नहीं होगी। जब भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा बस आप समझिए कि ये सितंबर हो गया ना, सितंबर बीत ही गया, अक्टूबर से तो एकदम जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तब तक हमारा सब काम हो जाएगा, ठीक है ना, और बाद में आप ही लोग को सुनने में दिक्कत आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, गौर से देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम शेयरिंग करते हैं चार्जेस की, या जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, या जब कॉमन पोटेंशियल अटेन करते हैं दो कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करके, तो बेटा जानते हो क्या होता है, ऐसे केस में एनर्जी का लॉस होता है। जो इनिशियल एनर्जी होती है वो फाइनल एनर्जी से कम होती है, ज़्यादा होती है। जैसे इनिशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, इनिशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने बताया कि एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी होगी। और जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, ये सब चाहो तो नोट भी कर लो साथ में, या तो इसको सुनते सुनते किताब कॉपी से नोट कर लेना, इसमें आपको बढ़िया समझ लो, रिलैक्स हो, ठीक है ना, इत्मीनान से। फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ C1 तो चेंज होगा नहीं, V स्क्वायर, और V क्या है, V कॉमन, बाद में कॉमन पोटेंशियल रहेगा, बात समझेंगे, C1 C2 चेंज होगा नहीं, तो हाफ V कॉमन होल स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन होल स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी होगी, ठीक है ना। मैं इसको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, लेकिन मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि उसमें 10 मिनट आपका टाइम चला जाएगा, दुनिया भर की बात बतानी पड़ेगी, और प्रूफ कहीं आएगा नहीं, और प्रूफ आएगा भी तो थोड़ा मतलब CBSE और ICSE में तो प्रश्न ही नहीं उठता है, चार विकल्प हो गया। यूपी बोर्ड में आ सकता है, कभी कभी कहता है शो दैट, तो देख लीजिएगा, 2-3 स्टेप किताब में है, 4 स्टेप करके कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको खत्म करना है, तो इतनी बात मैं छोड़ रहा हूँ। मैं बताऊँ, एनर्जी जो बची हुई एनर्जी होगी E फाइनल माइनस E इनिशियल, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि E इनिशियल माइनस E फाइनल जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इसको प्रूफ करके दिखाया जा सकता है, इससे माइनस कर दिए, दोनों को माइनस कर दिए, फर्दर सॉल्व करिए मैथमेटिक्स से, तो अंत में आप क्या पाएंगे कि E इनिशियल माइनस E फाइनल पॉजिटिव है, यानी E इनिशियल E फाइनल से ज्यादा है। निष्कर्ष समझ गए, प्रूफ वाला एस्पेक्ट 2-3 स्टेप आप किताब से देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो बड़ी चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, जब भी शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ, तो एनर्जी का लॉस हुआ, तभी तो एनर्जी ज्यादा है, तभी तो एनर्जी है ना बेटा, तभी तो फाइनेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो जब भी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी कहाँ जाती है, क्योंकि एनर्जी का हाँ, एनर्जी कहाँ जाएगी, एनर्जी हायर से लोअर नहीं, एनर्जी कहाँ वेस्ट होगी, मतलब अगर हायर से लोअर में भी जाती तो भी फाइनल एनर्जी में ऐड हो जाती ना, है। लेकिन फाइनल एनर्जी दोनों कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी दोनों कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी से कम है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। तो ये एनर्जी कहाँ गई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, ये एनर्जी लॉस जो होता है वो क्या होता है, साउंड एनर्जी के रूप में। वायर्स में जिसमें से करंट जाती है किड़किड़ाहट के रूप में, वायर्स जिसमें से करंट जाती है उसमें हीट प्रोड्यूस होता है,
जब वायर करंट में जाती है, जब किसी जूल्स हीटिंग में आपको पढ़ा चुके हैं, आपको जूल्स हीटिंग में हम बताए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें है, आप सुनिएगा मेरे वीडियो में। जब वायर से करंट जाती है तो क्या होता है, वायर क्या होता है, हीटअप होता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाह रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। तो अब देखिए इसमें से जब जाएगा तो क्या होगा, ये वायर हीटअप होता है। बात समझ में आ रही है, वायर हीटअप होता है। और दूसरी बात क्या है कि किड़किड़ाहट होती है वायर में, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनर्जी की कमी दिख रही है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज या शेयरिंग ऑफ चार्जेस में, वो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। कुछ स्पार्किंग भी होती है। तो लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, प्रोड्यूस होती है क्या, तो इसी एनर्जी से ट्रांसफॉर्म है। मेरी बात समझ गए? ये डिस्कशन फुल एंड फाइन क्लियर है, एकदम प्रिपेयर्ड है, एकदम अंदर से बात आ रही है। देखिए आपको आ रहा है, आप जबरदस्ती कहते ना तो हम वो आपकी आंखें, आपकी बातें, आपके आंसर बता रहे हैं कि आपको चीज़ें आ रही, ठीक है ना, और अब आ जाएंगी। और जहाँ 3, 4, 5 चैप्टर आया तो अपने ऊपर आप हंसेंगे कि पहले क्यों नहीं आता था, पहले क्यों नहीं आता था। क्या आपको बुद्धि दे दिया मैंने, बुद्धि मेरे पास थी, लाओ 2 किलो उनको दे दिया, 2 किलो उनको दे दिया, 2 किलो उनको दे दिया, सब आपके अंदर था, सब आपके अंदर था। कस्तूरी मृग देखे हैं, कस्तूरी मृग के बारे में सुने हैं? अरे यहीं पर कस्तूरी होती है, इसी नदिया में। कस्तूरी कहाँ होती है, नाभ में है, और दौड़ता है पूरे जंगल में कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पूरे जंगल भर दौड़ता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू उसके नदिया में होती है। तो एवरीथिंग वॉज इन योर्स, ठीक है ना। आई सिंपली मेड यू रियलाइज दैट यू हैव दैट एंड रियली यू हैव, राइट। तो अब मेरी बात, नेक्स्ट बात देखिए, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हो गई। मिटाने के लिए कोशिश दीजिए, ये उठे फट से मिटा दीजिए, मैं आगे बताऊँ। तो चलिए आगे का डिस्कशन क्या होगा, आगे का डिस्कशन होगा फट से। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इनको अपना काम करने दीजिए। मैं एक ही बात बता रहा हूँ, देखिए खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मज़े से देखिए। अब केवल 2 बात बची है। अब क्या बचा है, केवल 2 बात। एक बात आपकी बची है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि उससे प्रश्न बनते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक समझ में आएगा बेटा। देखिए अब केवल 2 बात बची है, ध्यान से देखिए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। एक बार देख लीजिए, डायरेक्टली कांस्टेंट, वो तो छोटी बात है, और वो पढ़ा चुके हैं। इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हो चुका है। फिर डाइलेक्ट्रिक बताना है, और ये पॉइंट तो शायद लिखाए भी नहीं होंगे आप लोग, ये वाला पॉइंट जो बता रहे हैं, शेयरिंग वाला तो लिखवाए थे ना, हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस लिखाए थे ना, लेकिन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर शायद नहीं लिखवाए थे। लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए ना, तो उसको हम बता दे रहे हैं, अभी ध्यान आ गया मुझे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फट से भी 10 मिनट है, ये बात खत्म हो जाएगी। इधर देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक, ये क्या होता है, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के रेशियो। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आपके न्यूमेरिकल में सब दिया रहेगा, सीधे के की वैल्यू दिया रहेगा। मान लिया के की वैल्यू नहीं दिया है तो कह देगा कि ई की वैल्यू दे देगा, हाँ, तो फिर आप ई नॉट आपको पता ही है, ई नॉट पहले से आप जानते हैं, आप पुट कर लेंगे, आ जाएगा। बात समझे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, बस। अरे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पढ़े थे, पढ़े थे 8.86 × 10⁻12, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बोलिए भाई। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पढ़े थे। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मान लीजिए वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, तो उसको कहेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वो क्या होगा, मतलब परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्या होगा, ये होगा E/E0,
ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है ना। इसी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दी रहेगी, इसमें बहुत लोचा नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, सवाल सारे लग जाएंगे। और कल से मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा अगर इतनी बात आप दोहरा के आएंगे तो। और इतनी बात दोहरा के नहीं आएंगे तो मैं क्वेश्चन लगाते समय आपको बताऊंगा, देखिए ये बताए थे, तो आप कहेंगे हाँ हाँ बताए थे, तब लगेगा। बात में किसी और बात का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बात इतनी है जो मैंने बोला है इतने सब लगेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चंस लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और क्वेश्चंस कल से लेकर मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, पूरे कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक का कल से कम 6 से 7 पीरियड डेली 20 क्वेश्चन के रेट से मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। बेसिक्स रिवाइज करके आइए। हाँ, पोटेंशियल सबका क्वेश्चन, सबका न्यू पैटर्न पे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ध्यान दीजिए, इसको मैं खत्म कर दूं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे कोई कैपेसिटर है, उसको जब चार्ज करेंगे, कोई कैपेसिटर है जब उसको चार्ज करेंगे बेटा, तो कैसे उसका चार्ज बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है C, बात समझ में। कोई कैपेसिटर है मान लीजिए, उसका कैपेसिटेंस है C, वो तो फिक्स रहेगा, वो तो केवल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, किसी अन्य फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर उसको हम चार्ज कर रहे हैं और फुल चार्ज करने पे अगर उसके अंदर, एक एक बात को ध्यान से देखिए, अगर कोई कैपेसिटर कैपेसिटेंस फिक्स है, अगर उसको चार्ज कर रहे हैं और फुल चार्ज करने पे अगर उसका चार्ज Q0 होता है, तो किसी t समय पर चार्जिंग के दौरान उसका चार्ज Q कितना होगा, Q बराबर Q0। जरा मार्कर है आपके पास बढ़िया, किसी के पास मेरे Q0 देखिए, उस बैग में अगर हो तो देखिए फट से मार्केटिंग को पानी देखिए दिमाग निकाला गया। तो फिजिक्स से ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं समझते हैं, है कि नहीं? होगा उसको। तो अब देखिए, अब क्या होगा, देखो बेटा, देखो Q बराबर Q0 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई। गौर से देखिए, मैं आपसे क्या रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर समझा रहा हूँ। यस सर। अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उसका कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज कैसे करेंगे उसको, कैसे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस, क्या बात बिल्कुल सही बोला, एक कैपेसिटर लगाए, एक रेजिस्टेंस लगाए, बात समझ में आ गई? यस सर। उसके बाद यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगाए, इसी तरह से चार्ज करेंगे ना, इसी तरीके से चार्ज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस सेल या बैटरी का पोटेंशियल V है और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल VR है, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल VC है, तो V बराबर कितना होगा, VR प्लस VC। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसी से मैं डिराइव करके आपको दिखा सकता हूँ कि अगर चार्जिंग के बाद फुल चार्ज उसके ऊपर Q0 आता है, अगर चार्जिंग के बाद फुल चार्ज उसके ऊपर Q0 आता है और किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q है, मतलब चार्जिंग एकाएक नहीं ना हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, t बराबर 0 से चार्जिंग शुरू होगी, dq चार्ज उसके ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वो चार्ज होगा। जिस समय से चार्जिंग स्टार्ट की उसके t समय के पश्चात उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इस तरह की बात आपसे पूछता है। तो मैं सीधे फार्मूला दे दे रहा हूँ और आपको हल्का फुल्का डेरिवेशन ही बता दे रहा हूँ। डेरिवेशन कहीं कुछ पाछे का नहीं, लेकिन एक बार तुमने देख लिए, 2-3 शब्द देख लिए, ठीक है ना। फिर से सुनिए, किसी कैपेसिटर को 5-7 मिनट है, हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते समय किसी दिए हुए टाइम t पर उसका चार्ज और पोटेंशियल कितना होगा, इसका फार्मूला मैं दे रहा हूँ। बात समझ में आई? अगर किसी कैपेसिटर को फुल चार्ज करने पर उसके ऊपर Q0 चार्ज आता है, Q0 चार्ज आता है, और किसी इंस्टेंट t पर उसके ऊपर चार्ज Q होता है, तो Q बराबर Q0 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई टाउ होता है। ये टाउ है, इसको टाउ कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और टाउ जो होता है वो टाइम कांस्टेंट होता है। टाउ कितना होता है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है CR, इसकी वैल्यू क्या होती है, CR। वो CR नहीं जो आप सोच रहे हैं, लेकिन उसी से याद करिए, उसी से याद करिए। ये CR होता है टाइम कांस्टेंट, और C क्या है, कैपेसिटेंस, और R क्या है, रेजिस्टेंस।
जिस सर्किट में जब हमने बताया चार्ज करेंगे तो रेजिस्टेंस लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। तो अगर रेजिस्टर R है, कैपेसिटर C है, तो टाउ बराबर CR होगा। बात समझ में आई? यानी एक्सपोनेंशियली उसका चार्ज राइज करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है। इसका ग्राफ भी पूछता है, आमतौर पे कंपटीशन में पूछता है। कभी अगर बोर्ड में भी पूछे तो कर दीजिएगा, बोर्ड में भी पूछे तो कर दीजिएगा। कैसे चार्जिंग होती है? अगर ये टाइम है और ये चार्ज है तो चार्जिंग ऐसे होती है। आप इसी से देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो चार्जिंग का ग्राफ क्या होगा? ये यानी फुल चार्ज Q0 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप, ये मैथमेटिक्स आप लोगों को आनी चाहिए कि फुल चार्ज होने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। फुल चार्ज होने में टाइम कितना लगेगा? अनंत समय में फुल चार्ज होगा, ठीक है ना। और फुल चार्ज Q0 है तो Q0 के ठीक पास तक पहुंच गया। उसके बाद Q0 होने में इनफाइनाइट समय लगाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है कि नहीं बताइए? इतना समझ में आ रहा है? आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल देगा व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, whose capacitance is this and charging with a battery of voltage this। तो बैटरी का वोल्टेज दे देगा तो फाइनली तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद बैटरी के वोल्टेज पे ही आएगा। अरे जब फाइनली कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो उसका वोल्टेज बैटरी के ही बराबर हो जाएगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी, तब करंट जीरो हो जाएगी। जब करंट जीरो हो जाएगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जब फाइनली चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है। तो आपको न्यूमेरिकल किस तरह का देगा सुनिए। गिवन ए कैपेसिटर which is being charged by a cell or battery of potential this and the capacitance of the capacitor is this। तो CV निकाल लेंगे। CV क्या होगा? फाइनल चार्ज, मतलब फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे इतना ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर अ टाइम दिस। तो टाइम की वैल्यू दे देगा, टाइम की वैल्यू दे दिया। ये आपको पता है, आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से, थोड़ी मैथमेटिक्स भी जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी सवाल आएंगे तो मैं करके दिखाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो और टाउ की वैल्यू CR, टाउ की वैल्यू CR होती है, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। टाउ क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। कभी कभी केवल एक नंबर में यही पूछ लेगा व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कैपेसिटर। अगर एक कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है एक सेल से जिसका वोल्टेज इतना है और रेजिस्टेंस इतना है, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या है ये भी पूछ लेगा। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाउ बराबर CR टाइम कांस्टेंट है, तो कभी किसी को नहीं भूलेगा, फट से निकाल लीजिएगा। और किसी इंस्टेंट चार्जिंग के दौरान किसी इंस्टेंट T पे चार्ज क्या होगा तो चार्ज निकाल लीजिएगा। और इस बात को प्रूफ करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, V = VR + VC, ठीक है ना। और VR क्या होगा? I × R। और VC क्या होगा? VC क्या होगा? Q/C, अगर कैपेसिटेंस C है। बात समझे? किसी इंस्टेंट Q पर अगर चार्ज Q है तो Q/C VC हो गया। बात समझ में आ गई? और ये हो जाएगा V। और I को क्या कहेंगे? dQ/dt। I को क्या कहेंगे? dQ/dt। इस फैक्टर को इधर ले आइए, इस फैक्टर को इधर ले आइए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका यही रिजल्ट आएगा। अरे इतना थोड़ा सा काम कर लीजिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं। इस फैक्टर को आप इधर लाइए और फिर उसके बाद करके फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। लॉग आएगा, आप पुट करके निकाल लीजिएगा। या आप सब बातों को, सब टेंशन छोड़िए, सब जगह दिमाग मत लगाइए, आप बस इतना याद रखिए कि किसी इंस्टेंट T पर क्या चार्ज होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ याद रखिए, न्यूमेरिकल में डाटा दिया रहेगा, बातें दी रहेंगे, पुट करिएगा, निकाल दीजिएगा। टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट CR है, इतना याद रखिए। इतना याद रख सकते हैं? नहीं याद रख सकते हैं? बोलिए। और इस तरीके से वो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? थोड़ी मान लीजिए 100% नहीं आएगी, 90% है, दोबारा वीडियो देखिएगा, सवाल लगाइएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। 2 4 10 20 सवाल लगाएंगे ना तो सब बहुत आसान लगेगा, ऐसे हम लोग को लगता है वैसे आप लोग को नहीं लगेगा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हो गई। चार्जिंग के दौरान इस तरीके से चार्ज होता है। अब चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल कैसे बढ़ता है ये निकालना है। तो V बराबर क्या होगा? V0 यानी फाइनल पोटेंशियल, और 1 - e⁻⁻t/τ। पोटेंशियल ये होगा, चार्ज ये होगा किसी इंस्टेंट T पर। किसी इंस्टेंट T पे पोटेंशियल ये होगा, चार्ज ये होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
आज मैं ख़त्म कर दूंगा, बस 1 मिनट और बोलना है, कैपेसिटर्स आपका ख़त्म। उसके बाद बढ़िया से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर दोहरा के आइएगा। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पोटेंशियल तक भले करा लिए थे, लेकिन न्यू पैटर्न पे आपको तो फ़ायदा ही होगा ना, ICSE बोर्ड से तो फ़ायदा ही है। तो ठीक है, न्यू पैटर्न पे मैं आपको इधर देखिए कम से कम 100 सवाल तक मैं लगाऊंगा 6-7 दिन में, और इन 7 सवालों के दौरान आप लोग को टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का। और फिर तुरंत टेस्ट दे दीजिए, एक चीज़ आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ इतने में से आएगा तो हम कर देंगे। और साथ में कायदे से तरीका तो ये है कि पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी लोड है, मैग्नीशियम लोड हो जाएगी 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के अंदर। तो इन दोनों को भी आप वीडियो देखते रहिए, ये भी तैयार हो जाए। और फिर जब हम पढ़ाएंगे तो फाइनल हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अब देखो मैं आप लोगों को डिस्चार्जिंग बता दे रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? डिस्चार्जिंग। यहाँ इस पार्ट में डिस्चार्जिंग बता दे रहा हूँ, वहाँ चार्जिंग बता दिया, यहाँ डिस्चार्जिंग। यहाँ तक की बात विजिबल हो रही है? तो अब आप गौर से देखिए, अगर कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे, गौर से देखो बेटा, अगर देखो डिस्चार्ज करेंगे तो किसी इंस्टेंट टी पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल इंस्टेंट पे अगर Q0 चार्ज आता है, कैपेसिटर पे फाइनली अगर Q0 चार्ज आता है, तो किसी इंस्टेंट टी पर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा डिस्चार्जिंग के दौरान। चार्जिंग क्या थी? ऐसे चार्जिंग करेंगे। और डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे? सॉरी, डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे? ये वहां से बैटरी हटा देंगे, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर से ऐसे लगा देंगे, एक कैपेसिटर को रजिस्टर से ऐसे लगा देंगे, तो क्या होगा? क्या होने लगेगा? डिस्चार्ज। अब क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। अब कैपेसिटर का चार्ज निकल रहा है, करंट फ्लो कर रही है, डिस्चार्जिंग चालू। अरे इस केस में चार्ज स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, और फिर जब इसको हटा दिया हमने और केवल एक रजिस्टर से लगा दिया तो करंट फ्लो करेगी और कैपेसिटर से चार्ज डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज अगर फुल चार्ज पे Q0 करंट है, अगर करंट नहीं चार्ज, अगर फुल चार्ज पे Q0 चार्ज है, तो किसी टाइम इंस्टेंट टी पर, किसी टाइम इंस्टेंट टी पे चार्ज क्या होगा? Q बराबर Q0 e पे पावर माइनस टी बाई टाउ। ये बात समझ में आ रही? इतनी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, इस फॉर्मूले को रटे भी रहिए तो भी आपका काम चल जाएगा। और टाउ बराबर क्या है? वो तो कभी नहीं भूलेगा। हट से मैंने निकालने कभी टाउ भी पूछेगा आप लोग से, तो टाउ पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा ना? बोलिए। कल एक सज्जन हमसे मिले थे, कल एक सज्जन मिले थे, फिजिक्स के टीचर थे, है ना? तो अपने बोल दिए कि मेरी पत्नी जो है वो, अपनी पत्नी को न्यूटन कहते थे। अपनी पत्नी क्या कहते थे? न्यूटन। और उसके बाद अभी नहीं करेंगे, उसके बाद क्या हुआ? इधर देखिए, बैठिए वहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको। देखिए तो अपनी पत्नी को न्यूटन कहते थे, तो उसने कहीं से पूछ लिया, वो भी टीचर थे, तो उसने बताया 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। बताइए, उससे बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है। अभी कल की बात है। तो अब देखिए मैं आपको एक बात बताया, इधर देखिए, तो अब देखिए न्यूटन कहते थे, बेचारी समझ नहीं पाते थे। अरे अब देखिए नेक्स्ट क्या है? डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा? Q बराबर Q0 e पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है ना? तो टाउ क्या होगा? CR। टाउ होगा CR, और इसको कहेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है ना? अब इसको प्रूफ करना है तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी अब छोड़िए, इतना ज़्यादा मत जानिए। पहले आप काम भर की जब बात जान लीजिए, इससे आपके सब सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना? बाद में उसको दिखा देगा। तो ये आपका डिस्चार्जिंग के समय पोटेंशियल कितना होगा? V बराबर V0, अगर फाइन फुल चार्ज पे V0 पोटेंशियल e पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? न्यूमेरिकल लगा लेंगे, सारी बात निकाल के आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। बोलिए। अब देखिए एक छोटी सी बात और सुन लीजिए और फिर वीडियो कट कर दीजिए, और कल एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। कम से कम 20 सवाल पर डे लगाया जाएगा। ठीक है ना? फटाफट। देखिए एक बात बस सुनिए, टाउ जो टाइम कांस्टेंट होता है, इस टाइम कांस्टेंट के दौरान एक कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है और 63% डिस्चार्ज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, छोटा सा है। एक टाइम कांस्टेंट के दौरान किसी भी कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है, उस एक टाइम कांस्टेंट के दौरान कोई भी कैपेसिटर 50%
63% चार्ज हो जाता है और 63% डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि एक टाइम कांस्टेंट में 63% हो गया तो 2 टाइम कांस्टेंट में तो पूरा चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, फुल चार्ज होने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है ना, फुल चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। लेकिन नियरली फुल चार्ज होने में टाइम कांस्टेंट से थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, तो नियरली फुल चार्ज होगा। लेकिन पूरा फुल चार्ज कब नॉट के बराबर हो, उसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ अगर आपको बनाना हो, इसका ग्राफ भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ क्या होगा, डिस्चार्जिंग का ग्राफ क्या होगा, ऐसे 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 होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका फाइनल चार्ज क्यू नॉट है, तो चार्ज जब 0 होगा तभी तो फुल डिस्चार्ज होगा। अगर इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, जब चार्ज फाइनल 0 होगा तभी तो फुल डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज 0 होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम, अगर इस एक्सिस पर टाइम प्लॉट करिए, इस एक्सिस पे अगर चार्ज प्लॉट करिए, तो टाइम 0 होने पे इनफाइनाइट टाइम होगा। बात समझ आ रही है बेटा, एकदम क्लियर है, एकदम अंदर से आ रही है बात, सब क्लियर है, स्पष्ट एकदम समझ में आया पूरी तरीके अच्छे तरीके से। हाँ बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाता जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन टाइम बचा दें तभी आइए, नहीं तो आने कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और टाइम कांस्टेंट के अराउंड 63% हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिसको मैथ्स का करने जाना है वो चला जाए। एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, वीडियोस देख लीजिएगा। वो ये है कि टाइम कांस्टेंट में 63% होता कैसे। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए, अब कल क्लास सवाल कर रहा है।